जब इस तरह का कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ औपचारिकताएं होती हैं, लेकिन जिस कार्यक्रम में हमारे आचार्य प्रोफेसर थपलियाल होते हैं वहाँ हमारे लिए ये जो भी परंपराएं हैं, जो भी जो भी औपचारिकताएं हैं, जो भी शिष्टाचार है वो उनके पीछे हो जाते हैं। कायदे से हमको पहले आप लोगों का स्वागत करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हम प्रोफेसर थपलियाल से आग्रह करते हैं कि वो आज के इस सत्र की अध्यक्षता का उत्तरदायित्व संभाले। तो प्रोफेसर थपलियाल आज हम लोगों के बीच आए हैं, उन्होंने अध्यक्षता करने के लिए अपनी सहमति बहुत सहज रूप में प्रदान की। प्रोफेसर थपलियाल अध्यक्षता करेंगे। मुझे आप लोगों आपके आमंत्रण के लिए धन्यवाद। अरे सर अब हम लोग सब इकट्ठा तो हुए हैं प्रोफेसर सिंह को सुनने के लिए, लेकिन अगर आप लोग हमको अनुमति दें तो ये वेब गुरुकुल क्यों बना, प्रोफेसर डी.आर. भंडारकर मेमोरियल लेक्चर क्यों आरंभ किया गया, इसकी पृष्ठभूमि बताने के लिए हम आप लोगों का थोड़ा सा समय लेना चाहेंगे। जब से कोविड-19 पैंडेमिक फैला तब से जितनी भी एकेडमिक गतिविधियां थी वो धीरे धीरे करके रुक सी गई थी। ये जरूर है कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, जब मौका मिला फिजिकल क्लासेस भी लिए। पिछले साल जाड़ों में हम लोगों ने शोध पत्र लिखे, प्रकाशित किए, इस तरह की गतिविधियां तो हो रही थी, लेकिन फिर भी हमारे जो शोध विद्यार्थी हैं, जो शोध कर चुके हैं और जो अभी हमारे साथ में शोध कार्य कर रहे हैं, उनको यह एक अनुभव हुआ, उनको ये एक आवश्यकता का अनुभव हुआ कि हम लोग एक इनफॉर्मल फोरम बना लें और इस फोरम में हम लोग ऑनलाइन गूगल मीट प्लेटफॉर्म के ऊपर हर माह दूसरे और चौथे शनिवार को शाम को 1 घंटे के लिए, सवा घंटे के लिए मिले। जो नए लोग शोध कार्य कर रहे हैं वो अपने शोध कार्य की प्रगति प्रस्तुत करें, और जो लोग शोध कार्य कर चुके हैं उन लोगों का जो अनुभव है, उन लोगों का जो ज्ञान है, वो हम लोग उन नए शोध कार्य करने वालों को सुझाव के रूप में, प्रश्नों के रूप में इम्प्रूवमेंट करने के लिए एक मौका प्रदान करेंगे। जो लोग ऑलरेडी शोध कार्य कर रहे हैं, कहीं अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं या आर्कियोलॉजिकल सर्वे में हमारे कुछ शोध छात्र काम कर रहे हैं, वो लोग भी अपना शोध पत्र प्रस्तुत करते हैं और बाकी लोग उनसे प्रश्न पूछते हैं कि प्रकाशन के बाद जो जिज्ञासाएं लोगों को हो सकती हैं, जो कमियां बताई जा सकती हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी तरीके हो सकते हैं, तो इस तरह के सुझाव आते हैं। और इस प्रकार के हम लोगों के अगस्त से आरंभ होकर अभी तक 5 सत्र हो चुके हैं, और इस बात की हमको बहुत प्रसन्नता है कि सभी लोगों ने बड़ी गंभीरता से इसमें सहभागिता की। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने प्रश्न केवल टांग खींचने के लिए किया हो, किसी ने कोई सुझाव किसी को नीचा दिखाने के लिए किया हो। एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में प्रश्न आते हैं, सुझाव आते हैं, और हम लोग एक दूसरे के सुझावों से लाभान्वित होते हैं। लेकिन हमने कुछ इसके ऊपर विचार किया। हमको लगा कि it all looked sort of incestuous, if you would excuse my use of this word. इसमें जितने सदस्य हैं ज्यादातर सबने शोधार्थी के रूप में हमारे साथ ही कार्य किया है। ये ठीक है कि हमारी सोच से आज उनकी सोच कहीं आगे निकल गई है, कहीं आगे निकलने की तैयारी में है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सोच की दिशा, उनकी सोच की दशा हमारी सोच की सीमाओं से प्रभावित हो रही है, हमारी सोच की सीमाओं से बाधित हो रही है, संकुचित हो रही है। तो हम लोगों ने हमने एक सुझाव दिया इस ग्रुप में कि क्यों ना हम लोग 3 महीने में एक बार इस ग्रुप से बाहर किसी प्रतिष्ठित विद्वान को आमंत्रित करें कि वो हम लोगों के बीच में आकर व्याख्यान दें और हम लोग उनके ज्ञान का, उनके अनुभव का लाभ उठाएं। अब समस्या क्या थी कि
अगर प्रतिष्ठित विद्वान को आमंत्रित नहीं करते हैं तो हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है, हम लोग क्या सीख पाएंगे। और with apologies to Justin, our web gurukul is of humble origin. तो बड़ी छोटी सी शुरुआत थी हम लोगों की, बड़ी छोटी सी शुरुआत थी। तो हमको मतलब अगर किसी प्रतिष्ठित विद्वान को हम ये आमंत्रित करें कि आप हमारे बीच में आकर व्याख्यान दें, तो ये साहस नहीं होता, दुस्साहस होता। लेकिन फिर हमको लगा कि अपने मित्रों के ऊपर तो इतना अधिकार है कि हम उनको आग्रह करें कि वो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े। और हमने सबसे पहले प्रोफेसर अभय कुमार सिंह से ये आग्रह किया, हिम्मत नहीं पड़ी कि उनको फोन करके आमंत्रित करें, इसलिए हमने व्हाट्सएप के ऊपर एक आग्रह का मैसेज डाला। फिर थोड़ी देर बाद देखा कि उन्होंने देख लिया है, जवाब नहीं आया। जब तक जवाब नहीं आया आई केप्ट माय फिंगर्स क्रॉस्ड कि देखे क्या जवाब आता है, लेकिन शायद कहीं व्यस्त रहे होंगे, वो जवाब तुरंत नहीं दे पाए। थोड़ी देर बाद बड़ी सहजता के साथ उन्होंने हम लोगों के आग्रह को स्वीकार किया और हमारा ये जो वेब गुरुकुल है वो, और हम व्यक्तिगत रूप से इसके लिए उनके सदैव ऋणी रहेंगे। एक औपचारिकता है, आप सब लोग हमारे अपने हैं, जो भी आज इसके साथ जुड़ा है वो सब लोग हमारे अपने हैं। लेकिन एक औपचारिकता है कि जो लोग इसके साथ जुड़े हैं आज ऑनलाइन, उनका स्वागत किया जाए। तो सबसे पहले हम इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर थपलियाल का स्वागत करते हैं। विद्वान वक्ता प्रोफेसर अभय कुमार सिंह का स्वागत करते हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व और संस्कृति विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर SP शुक्ला आज हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सीताराम दुबे जी भी हम लोगों के साथ आ गए हैं, जुड़ गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति विभाग के पूर्व अध्यक्ष और लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य, उन सबका भी स्वागत है। और इसके अलावा जो वेब गुरुकुल के सदस्य हैं वो तो अपने ही परिवार में आकर शामिल हुए हैं, फिर भी औपचारिकता के रूप में हम उनका स्वागत करते हैं। हम लोग प्रोफेसर DR भंडारकर मेमोरियल लेक्चर के लिए आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एक ऑनलाइन लेक्चर सीरीज शुरू करने का जो हम लोगों ने निर्णय लिया, उसका नाम प्रोफेसर DR भंडारकर मेमोरियल लेक्चर क्यों रखा गया, इसके पीछे भी एक कारण है। प्रोफेसर भंडारकर ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर CD चटर्जी को पढ़ाया था। प्रोफेसर CD चटर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय में हमारे विभाग के पहले अध्यक्ष थे। प्रोफेसर थपलियाल उनके स्टूडेंट रहे और प्रोफेसर थपलियाल से हम पढ़े, और हम सब लोग किसी न किसी रूप में एक पीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते प्रोफेसर भंडारकर के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इसको प्रोफेसर DR भंडारकर स्मृति व्याख्यान माला का नाम दिया। प्रसिद्ध भारतविद सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के पुत्र देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर का जन्म 19 नवंबर 1875 में हुआ था। अपनी उच्च शिक्षा पूर्ण करने पर उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वेस्टर्न सर्कल में सेवा आरंभ की। कुछ ही समय बाद 1917 में वो कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग में कार्माइकल प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किए गए और 1935 तक उन्होंने इस पद को सुशोभित किया। प्रोफेसर भंडारकर को एक पुरातत्ववेत्ता के रूप में, मुद्रा शास्त्री के रूप में, अभिलेख शास्त्री के रूप में तो जानते ही हैं सब लोग, लेकिन इसके अतिरिक्त उन्होंने कई और अन्य इतिहास के पक्षों के में भी अपना उल्लेखनीय योगदान किया, जैसे राजनीतिक इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास, हिंदू राजशास्त्र। उनकी अनेक पुस्तकें बहुत प्रसिद्ध हैं, जैसे 1919 में कार्माइकल लेक्चर्स ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया फ्रॉम 650 to 325 BC,
1921 में कारमाइकल लेक्चर्स ऑन एंशिएंट इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स प्रकाशित हुई। उसके बाद एक ही वर्ष 1925 में उनकी दो पुस्तकें आई, सम एस्पेक्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडियन पॉलिटी, और इसके अतिरिक्त अशोक का प्रकाशन भी उसी वर्ष हुआ। और उस पुस्तक अशोक के प्रकाशन की लगभग एक शताब्दी बीत रही है, लेकिन प्राचीन भारत के उस महान राजा पर जितने मानक कार्य किए गए हैं, प्रोफेसर भंडारकर की अशोक आज भी उसमें अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है। 1940 में उनकी एक पुस्तक आई, सम एस्पेक्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर। 1888 में फ्लीट ने उस समय तक ज्ञात गुप्त सम्राटों और उनके जो समकालिक दूसरे राजा थे, उनके अभिलेखों का संकलन करके कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकारम का वॉल्यूम 3 प्रकाशित किया था। लेकिन 1888 के बाद गुप्त राजाओं के कई नए अभिलेख प्रकाश में आए। प्रोफेसर भंडारकर ने फ्लीट के इस कॉर्पस को रिवाइज करने का काम आरंभ किया और इसमें उन्होंने केवल गुप्त राजाओं के अभिलेखों को ही रखा। लेकिन 13 मई 1950 में उनकी मृत्यु होने तक ये पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पाई। बाद में बहादुर चंद छाबड़ा और जीएस गई ने उसका संपादन किया, उसको रिवाइज किया और 1881 में उसको भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया गया। तो आज हम लोग उन प्रोफेसर डी.आर. भंडारकर की स्मृति में दिए जाने वाले इस पहले ऑनलाइन व्याख्यान के लिए एकत्रित हुए हैं। आज की इस सभा की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर थपलियाल का परिचय दिया जाना एक औपचारिकता है। दो कारणों से हम कह रहे हैं कि औपचारिकता है। पहला कारण तो ये कि प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा ऐसा गंभीर विद्यार्थी होगा, हम गंभीर विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, जो प्रोफेसर थपलियाल से और उनके कार्यों से परिचित नहीं होगा, तो उनका परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, हमको अशोक के बृहद शिलालेख 12 का एक हिस्सा याद आता है, जब वो सारवढ़ी की बात करता है। अशोक विभिन्न संप्रदायों के बीच सार की वृद्धि की बात करता है, तो वो कहता है तस्तु इदम मूलम या वचिगुटी, के विभिन्न संप्रदायों के सार की वृद्धि का मूल वाक का संयम है, वाणी का संयम है। तो जो आज हमारी पहचान है या जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे विद्यार्थी, उनकी जो पहचान है, उसके मूल में प्रोफेसर थपलियाल की शिक्षा है, उसके मूल में प्रोफेसर थपलियाल का यश है, उनकी कीर्ति है। तो उनका परिचय देने का कोई औचित्य नहीं बनता, लेकिन फिर भी औपचारिकता है, तो इसलिए प्रोफेसर थपलियाल का संक्षिप्त परिचय हम यहाँ पर देना चाहेंगे। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा लैंसडाउन में प्राप्त की। उसके बाद 1953 में वो उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ आए। 1955 में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर 1957 में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विषय में परास्नातक की परीक्षा प्रथम श्रेणी और प्रथम स्थान के साथ उत्तीर्ण की और इसके लिए उनको विश्वविद्यालय ने स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। अब ये रोचक है कि उसी वर्ष 1957 में 3 प्रतिष्ठित संस्थाओं में उनका चयन हो गया, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। उन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में सेवा करने का निश्चय किया। 3 वर्ष तक वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में रहे। उसके बाद 1960 में वो लखनऊ विश्वविद्यालय में प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व में प्रवक्ता के रूप में आ गए और फिर उसके बाद कालांतर में वो इसी विभाग में व्याख्याता, फिर 1985 से प्रोफेसर, 1988 से विभागाध्यक्ष और फिर 1993 से वो कला संकाय के अधिष्ठाता के पदों को सुशोभित करते रहे। इस बीच 1991 से 1993 तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला से उनको फेलो के रूप में शोध कार्य करने के लिए आमंत्रित किया गया और वहां पर उन्होंने जो शोध कार्य किया वो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गिल्ड्स इन एंशिएंट इंडिया के नाम से प्रकाशित हुई। अपने 1996 में सेवानिवृत्ति के बाद
उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के 2 मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स और ज्ञान प्रवाह का एक मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा हुआ, और ये तीनों प्रोजेक्ट्स, इनकी रिपोर्ट्स पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हुई। प्रोफेसर थपलियाल की 12 से अधिक पुस्तकें हैं, और जितनी भी पुस्तकें हैं, ऑल ऑफ देम आर हॉलमार्क्स ऑफ रिसर्च एंड स्कॉलरशिप, चाहे वो स्टडीज इन एंशिएंट इंडियन सील्स हो, या इंस्क्रिप्शंस ऑफ द लेटर गुप्ताज, मौखरीज, पुष्पभूतिज एंड यशोवर्मन ऑफ कनौज हो, या फिर अशोक द किंग एंड द मैन, इंपीरियल गुप्ताज, पॉलिटिकल हिस्ट्री, विलेज एंड विलेज लाइफ इन एंशिएंट इंडिया। जितनी भी पुस्तकें हैं सब उत्कृष्ट कोटि की पुस्तकें हैं। दो पुस्तकों पर उनके साथ सह लेखक के रूप में कार्य करने का गौरव हमको भी प्राप्त हुआ। एक वैदिक संस्कृति और दूसरी कॉइन्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। इस पर इनमें हम उनके साथ सह लेखक के रूप में, जॉइंट ऑथर के रूप में रहे। उनके 100 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। भारत विद्या के क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए उनको राष्ट्रीय स्तर का ब्राह्मी पुरस्कार दिया गया। प्रोफेसर थपलियाल एपिग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, इनके अध्यक्ष रहे। यूपी हिस्ट्री कांग्रेस के जनरल प्रेसिडेंट रहे। इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के सेक्शनल प्रेसिडेंट रहे, और अनेक रूपों में उन्होंने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अपना योगदान किया है। अब हम आज के अपने विद्वान वक्ता प्रोफेसर अभय कुमार सिंह के परिचय पर आते हैं। प्रोफेसर अभय कुमार सिंह, इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय से पूर्ण की। वहीं से उन्होंने प्रोफेसर यूपी अरोड़ा के नेतृत्व के निर्देशन में अपना शोध कार्य पूर्ण किया। फिर वो वहां पर प्रवक्ता के रूप में नियुक्त हुए, और रीडर, प्रोफेसर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट्स रहे। वर्तमान में वो नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी राजगीर में प्रोफेसर एंड डीन स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज हैं। लेकिन इसके पहले 2018 से 2021 तक वो एक डिप्लोमेटिक असाइनमेंट पर गए हुए थे। वो डायरेक्टर इंडिया कल्चरल सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, एम्बेसी ऑफ इंडिया एट तेहरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के पद को संभाल रहे थे। प्रोफेसर सिंह इज अ ग्लोब ट्रॉटर. In the course of his academic pursuits, he has visited a number of countries like France, Greece, Iran. यूनान में तो उन्होंने ग्रीक लैंग्वेज एंड सिविलाइजेशन का एक कोर्स भी किया हुआ है, और हमको मालूम है कि ग्रीक उनको बहुत अच्छी तरह से आती है। एक बार हमारे सामने प्रोफेसर अरोड़ा उनसे कह रहे थे कि मेरी एक चिट्ठी ग्रीस जानी है, उसको जरा तुम ग्रीक में टाइप कर दो। तो हमको ये याद है अच्छी तरह से, ग्रीक बहुत अच्छी जानते हैं अभय जी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगोष्ठियों में 72 शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं, 12 इनवाइटेड लेक्चर्स दिए हैं, और उनके जितने भी शोध पत्र हैं वो सब उत्कृष्ट कोटि के हैं। इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2004 में सर्वोत्कृष्ट शोध पत्र के लिए उनको इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का प्राइज मिला। 2006 में सर्वोत्कृष्ट शोध पत्र के लिए उनको प्रोफेसर आई.जी. खान प्राइज से सम्मानित किया गया। उनकी एक स्वलिखित पुस्तक है, 8 पुस्तकों में वो संपादक रहे हैं या सह संपादक रहे हैं, और इनमें से एक पुस्तक को वर्ल्ड प्राइज फॉर द बुक ऑफ द ईयर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान 2006 से सम्मानित किया गया। हमारे लिए सम्मान की बात यह है कि शायद उसमें एक चैप्टर हमारा लिखा हुआ भी था उस पुस्तक। मुस्कुरा रहे हैं अभय जी, इसका मतलब था, हमको शक था लेकिन कंफर्म हो रहा है कि उसमें एक हमारा लिखा भी था। उनके 36 शोध पत्र प्रकाशित हैं। अनेक एकेडमिक बॉडीज के वो लाइफ मेंबर हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे लिए ये है कि रॉयल न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी के इलेक्टेड मेंबर हैं प्रोफेसर अभय कुमार सिंह। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उनको
इलेक्टेड मेंबर रॉयल न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी चुना गया है। अब हम आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए प्रोफेसर अभय कुमार सिंह को आमंत्रित करते हैं कि वो अपना व्याख्यान आरंभ करें। उनके व्याख्यान का टॉपिक है A comparative review of ancient Indian interaction with the Greeks, Shakas and Kushans. प्रोफेसर अभय कुमार सिंह। पहले तो परम आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर थपलियाल को नमस्कार और प्रणाम करता हूं, और फिर आप सभी मेरे योग्य और विद्वान साथियों और मेरे भाई प्रशांत जी, जो आपने ये अवसर दिया है, ये सम्मान है, अवसर नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है आप लोगों के समक्ष और माननीय प्रोफेसर थपलियाल के की प्रेजेंस में कुछ बात कहने का साहस करना। पर एक पीड़ा थी इतिहास पढ़ते हुए जो लगती है, जो शब्दों की हिंसा है वो भी उतना ही आघात करती रही है जितनी शायद इतिहास के प्रकरणों ने की है। बार बार ये यूनान शक और यूनानी शक और कुषाणों का ये इतिहास दोहराते हुए ऐसा लगता था कि बार बार भारत हारता गया है, हर बार हारा है। छोटी छोटी प्रजातियां, छोटी छोटी ट्राइब्स जिनसे अपना किंगडम नहीं समझ रहा था, क्या उन्होंने भारत को पराजित कर दिया? कि पराजित, कॉन्क्वेस्ट, विक्ट्रीज, कॉन्क्वेस्ट, डिफीट्स, इन शब्दों में बहुत हिंसा नजर आती थी। और ये थोड़ा सा साहस किया है कि इसी बात पर थोड़ा आप लोगों की राय जानूं, और शायद हो सकता है आप लोग इसको और बेहतर रूप से संशोधन कर सकेंगे इतिहास लेखन में। जो इंटरैक्शंस है, इनके नेचर ऑफ इंटरैक्शंस के ऊपर थोड़ा सा सोचता रहा था, वही लिखा है। आपकी अनुमति से मैं इसको पढ़ूंगा पहले, फिर आप जैसा आदेश करेंगे उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं हम लोग। तो प्रेसिडेंट ऑनरेबल प्रोफेसर के थपलियाल जी, कन्वीनर रिस्पेक्टेड प्रोफेसर प्रशांत श्रीवास्तव जी, and all the learned scholars here, I am grateful to the organizers for granting me the privilege to speak on this platform, and indeed it is an honor to share my slight views with the august gathering in the presence of the distinguished president of this assembly. This paper is submitted with reverence and homage to the great Indian scholar, Professor D.R. Bhandarkar, who had, among his numerous academic contributions, made the greatest impact by settling the controversy about the antiquity of Indian coinage and giving it the rightful place. His inspiration lingers to this day, and so I am inspired and venture here to suggest some possible reviews in Indian history writing. Political history during 4th century BC to 2nd century AD had two important features concerning India. The first one was the formation of an empire, with the initiative arising in Magad and resulting in the emergence of a vast yet centralized and unified empire. The second feature was the active interaction of Indian kings with the foreign political powers, particularly the Yavans, the Shakas and the Kushans. While accepting the diminishing or changing dimensions and the extent of the empires and kingdoms of those times, the fact that India remained a powerful country to reckon with remains true. It pinches us to find related in Indian history
that India was conquered by every tribe that settled here in the above period. This seems to be an unfair claim. The present overview proposes to review the nature of the interaction between India and the foreign powers, which came to India as Greeks, Shaks, and Kushans. If they came as political sovereigns, nursing political motives to gain political control and governance, their approach towards India shall seem unfriendly for being encroaching and disturbing the age-old constructive exchanges of the common people-to-people relations between these people. Political terminology may name such political interactions as intervention, intrusion, or invasion. And when these invasions occur, then there should be conquests and defeats. Because the migrants could settle down in India, then as a corollary, it is easy to assume that Indians were defeated and had submitted. This narrow political logic, which is rooted in imperialist arrogance, often occurs in discussions on political history. This rouses or humiliates national pride. As we know, historiography followed this logic and the vocabulary without gauging the overall situations. This has been the outcome. Recently, some scholars from France, one is Oliver Guillaume, suggested a correction in the terminology and the use of neutral words in writing history. And others, like Professor Narayan, had suggested a correction in perspective when he said that they came, they saw, but India conquered. Focusing on the interaction between the outside political powers in the northwest with the kings of the Indian mainland, we propose to estimate the political situation and see if the conquest parlance is correct and fair to define those episodes. The true nature of the interaction can be determined by taking into consideration the respective mindsets and the surrounding conditions. Need to measure the quotient of political capability and gains is not prohibited to a historian, and so history should be written in consideration to the overall situations. History knows that while renowned conquerors like Alexander could not succeed in India, but the reins of our governance often slipped off easily to unscrupulous deceivers. So often defeated of this area. So Greeks knew India and our people. Scylax, Herodotus, Tatius, and numerous early Greek writers mentioned Indians in their accounts. Politically, the Greeks of the West followed into the steps of the Achaemenid emperors Kurush and Darius, who had earlier led political expeditions to Gandhar, and they had extracted tributes from the region, which was a political extortion. It's not a tribute, it's an extortion, I would say. Alexander moved out of Macedonia on a declared mission of the conquest of the world. He reached Bactria and Gandhar under a successful political campaign, fighting, defeating, colonizing, and setting up strategic Greek cities of Alexandria,
and reaching Kandahar and then fighting Kuru. But reaching near Punjab, he gave up his political expedition and returned. He was never remembered in Indian literature. How should we name it? Conquest, invasion, truce with no annexation? It depends where we draw the line. Some questions require an objective discussion. During his campaign, Alexander came across some Greek population settled at Nysa, whose chief, Akuphis, reported that his ancestors had migrated along with the Greek god Dionysius. This implies that these Greeks had realized another identity for themselves, which was different from the Macedonian conqueror. Consolidating his empire, Alexander founded new settlements of Alexandria with Greek population with a political motive to act as outposts for advancement of Hellenic mission. The archaeologists' search for Alexandria ended up with the discovery of Ichanum near river Oxus. It was a Hellenic city modeled on Greek plan with an acropolis and a necropolis. So Alexander's plan was clear-cut, mission of conquest and making of an empire. But after the return and death of Alexander, there was an attempted mass exodus from the settled colonies back to Greece, which was repressed by the Macedonians with much bloodshed. However, the Greco-Bactrians, by way of the successful Bactrian revolt of 208 BC, that was led by Diodotos, detached the Bactrian colonies from the Hellenic bonds. The Bactrian Greek ruling class witnessed series of upheavals and strifes, and with coups caused by Euthydemus and later by Eucratides, the Bactrian Greeks faced difficult situations, again under the pressures from the nomads from their northern borders, and as the coins from Ichanum and Kunduz suggest, Bactria was lost in stages to the nomads, Euches coming from the north. Heliocles was the last Greek ruler in Bactria, latest at 130 BC. The Greeks then moved southward towards crossing the Hindu Kush, but soon the last king, Hermios, was conquered by those advancing nomads. That was the situation and circumstances of the Bactrian Greeks. It may be noted here that the Greeks were aware of contemporary Indian kings since the time of Seleucus. Chandragupta Maurya was known to them as Sandrakotos. Bindusar exchanged embassies with the Greek rulers. Ashoka left behind epigraphic evidence of sending out Dhamma Mahamat to contemporary Hellenistic kingdoms from his own borders at Aria, Arcasia, and Paropamisidae. Greeks beyond the Indian Empire were friendly. Neither did Ashoka annex their kingdoms, nor any note about any conflict or threat from those quarters is recorded in later accounts. At this point, let us recall what was told by Greek sources about the political ambitions of Demetrius, Apollodotos, and Menander, and that their supposed conquests in India were vaster than those of Alexander. It is an evidence of political ambition of the Bactrian Greek rulers, but not a proof of their achievements. But who, which dynasty, which king did they challenge? That has not been mentioned when they had knowledge of the rulers of the land.
This going by this historiography that is hidden, let us go further. The change in political designs of Bactrian Greeks could have occurred after the heydays of the Mauryan Empire were over, and the political opportunism could be expected only during the phase of the decline of the empire until it was suddenly usurped by Pushmit Shung in 107 BC. Change of political relations could be a cause of the change in Greek outlook or their political opportunism. However, it is pertinent that the Greeks of that phase of time were hard pressed themselves. The supposed Yavan incursion or excursion, I would say invasion, I would find a better word for it if it is an adventure, I think. Uh, which was a Yavan excursion to Madhya Desh, as is understood from the Mahabhashya and has been credited to Menander, who lived in about 150 BC. An assessment of the comparative strength of the Indian and the Bactrian Greek kingdoms may reveal that it could not be a cakewalk to India. Also, under the Shunga dynasty, which was not as weak as to suffer sieges of Madhyamika and Pataliputra at the hands of the Yavans. Could it then have been an ambitious campaign for annexation? Or instead of fighting the invading Yuchis in the north, planning a campaign to conquer India by a handful of Greeks, themselves cut off from their own mother country, seems less probable. It was proposed by a scholar, Boppiaracci, that Zoilus I had to abandon Bactria and move to south of Hindu Kush to find a place, and he had to fight Menander, in which battle Menander died. The infighting is there, and at the same time, प्रोसेसिंग आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गए हैं. just have you missed? ठीक है. Have you missed something? No. Okay. So it is difficult to imagine that when themselves under pressure and there's a fighting, Zoilus fighting Menander to save his own self, could there be an invasion to India as far as there could be encroachment to a territory nearby, sort of finding a safe haven, but an expedition to defeat India, to conquer India, seems to be less probable. The political and social situation of the Bactrian Greeks is a clue to evaluate the truth of the nature of interactions. Their own survival threatened by the hostility from their north and secured by their acceptability to the south was not missed by them. After the fall of the Greek city of Ai Khanum and the ouster of the Bactrian Greeks from Afghanistan by the Yuchis, the Bactrian Greeks survived in the erstwhile Gandhar regions for another lease of political life, only upon being in harmony with their Indian neighbors. Agathocles had earlier taken the stand of friendship, and his coinage professed homage to Indian gods and deities. Still later, Greek ruler Antialcidas of Gandhar extended diplomatic relations with far-off kingdoms in Vidisha in Central Asia, as is evidenced by the Garuda inscription of Heliodorus. This makes a case for diplomatic expansion instead of territorial extension for the sake of accommodation of the Greek population. Alliance with Indian rulers was a Greek policy, and professing faith in Bhagavad religion, Heliodorus in fact attests to the fact that the Greeks were since the days of Seleucus seeking friendship with the Indian kings. At no point of time any conflict is indicated. The involvement of the Yavans in an expedition to Pataliputra besieging Madhyamika and Saket may not be an invasion,
but an allied effort of some ruler of or recruited mercenaries supporting Mathuras and the Panchals. Were it led by Menander, we would have been identified and celebrated because he was the well known to the Buddhist and famous as Milind in Saga. The Bactrian Greek interaction with Indian sovereigns continued amicably, and the last of the traces of these rulers find in the admixture of the Indo-Scythians as Moeas and Artemidoras connection depicts. The arrival of Moeas at Taxila in 85 BC, defeating Archebius, and Aziz I dethroning Greek Hippostratus, the last Greek king of Kandahar in 57 BC. All go to say that the infighting between the Greeks and the Scythian to save their own kingdoms or their people was a trouble to be tackled first. The rise of Shak Ranjabul from Mathura and taking over the Greek kingdom from Strato II at Sagal in AD 10 is another example of the Greek yielding to the conqueror from the Scythian side. So there is a centrifugal force in the northwestern politics calling them back to their own disputes. Now, the Scythians, the Shak. This brings us to the Shak episode. The Scythians were the migrants from Central Asian regions who temporarily remained in the northwest India and then in the Iranian lands. Were they conquerors of India or settlers? I would first pose this question. Because the Jain literary source Kalkachari Kathanak relates that a Jain monk from Malwa who had suffered the exploitation of his sister by the local ruler Gardavil reached Shakistan and invited the Shahis, the Shaks, to intervene and free his people from the tyrannical rule. So came the Shaks to Surashtra in about 62 BC at the invitation of an Indian monk. Invasion, treachery, betrayal, inviting foreign powers to avenge. These could be the labels against this deed. Although the Jain monk, it may have appeared to be just seeking help from a friendly neighbor. But was it a conquest of India? The Shakas did not intend to return, though temporarily they were ousted for 4 years, and they substituted the governance with their own. Later we find Nahapan as a celebrated ruler who was succeeded by Chashtan and the Kshatraps. The conflict with the Malavs, Yodhe and the Satvahans is recorded. The Shak faced conflict with the Ismans, but as we know of the issue, Satvahan Gautamiputra defeated Nahapan but was merciful to him as they were close relatives. So it also proves that relations came first and disputations later on. The subsequent behavior of the Shakas in western parts of India are conducive. Rudradama has been credited for promoting Sanskrit and he has left inscriptions in chaste Sanskrit at Junagadh. He sponsored public welfare activities at his own expense, and within a few generations the Shak changed. The quick Indianization of the Western Kshatrap dynasty did not allow their political rejection, although they implemented their satrapal administrative systems. How did the Shaks reach Mathura? As it was said earlier, the nomads who had ousted the Greeks from Bactria, they drove the northern Indo-Scythians to seek refuge in Indian lands. And it was here, with this movement, we find that the
Scythians arrive at Mathura. The independent Indo-Shak rule was challenged by the Kushans again in the Gandhara in about AD 19 by the Kushans, and so the Indo-Shak Rajuvul had to move to Mathura, where he defeated the Datta dynasty, and in AD 30 Rajuvul was succeeded by Shodas. So the northwestern Shaks, when they arrived, were in a state of pressure and a cultural shock, while their west, their western Shak branch were comfortable and well conversant with the Indian society with whom they had lived for much longer. So the western Shak held power, and after the decline of the Kushans could hold over their part of the land till they were ousted by Chandragupta II in about 409. Thirdly, we take this case of Kushans. The Kushans belong to the Yuchi tribe, which lived in the Central Asian regions, and on being pressurized by Sungnu and Wusun, had moved into Bactria, first defeating the Bactrian Greeks, then displacing them from the Aikhanum, and further the Indo-Shaks from Gandhar, and finally under the leadership of Kujul and Veem Catfishes, they found victories in that particular region. Finally, under the British, they expanded on the Uttarapath from Takshila to Pataliputra. However, in all this course, no opponent or defeated kingdom of India comes to our notice. I have not found the name of any king who was defeated here. The stretches of the Uttarapath saw the phase of urban development and economic activities. The administration of the Kushans is considered to be a military aristocracy under the king who claimed divine descent, a Devaputra Shahanashahi. But no developed administration from their own system was imposed or implemented. Possibly they never had any. It is possible that the Kushan interest lay only with the security of the commerce and the gain from the ongoing trading across countries. Their first lesson was learning to forge the Bactrian Greek coinage, which they advanced into a stage of a remarkable high quality gold coinage under Kanishk, with such eclectic outlook and goodwill to portray. Looking in economic progress, there was lack of complementary growth in administrative systems under the Kushans. This highlights the aspect of the political calm due to their non-intervention, and that state was now just a commercial enterprise. To sum up here, the interactions with the Bactrian Greeks, the Indo-Scythians, the Western Shakas, and the Kushans, it is proposed that they were into three different categories. The first category, the Greeks, who were advanced and politically organized with sound developed systems, and they tried to be winners. So the Greek expeditions were well motivated to conquer and colonize. But in the case of Bactrian Greeks, the same doesn't apply. The Bactrian Greeks and descendants, considering their should be refuge, finding refuge and not expansion. So where is the need to glorify it as conquest? India offered refuge to many, and so it happened for the fleeing Bactrian Greeks. Those kings never claimed of any conquest by any symbol or by any epigraph, by any text, by their art or literature, anyway.
but the remarks of the latter-day Greek writers like Strabo and Apollodorus of Artemita about the conquest of Menander and others, or if you say Justin about Eucratides, they have been taken as conclusive of the Indian submission, and this doesn't seem very fair to me. Further, the Greeks had constant struggle in their political life in the northwest. The Indo-Scythians and the Indo-Parthians and the Greek houses themselves were vying for power and control, and all under pressure from the Yuchi's onslaught were striving to seek refuge in India. This internal conflict was cyclic and inviting their attention back to their own contenders. There was no occasion for any campaign against India. They were displaced peoples. History tells that the Indo-Scythian Rajuvul retraced back from Mathura to dislodge his Greek rival Strato in Shakal. So the Greek kings in India were seeking to adapt to India in different ways. Many generations were born in India. Intermarriages and adoption of the Indian religions had weaned them of the Greek pride. Greek writers like Livy and Tacitus ridiculed the Bactrians as sons of slaves, idiots, and concubines. Strabo remarked that they were more of Indian than Macedonians. The morale of the Greeks was comparatively low. So the Greek interaction can best be explained as one where people and rulers in India had a higher hand, and the Indian side extended this hand either to stop or to shake hands, or else to hold and support their Greek neighbors as the occasion demanded. Rather than conquest, Greeks found refuge in India, refuge in religion, refuge in society, refuge in culture of India. Second, the Scythians, the Shaks. The Shaks of the Western India were living in Sistan and were appealed to as friends to uproot a tyrannical king. The intervention led to the migration and the rule of Shakas in Western India that lasted for more than 300 years. The Shakas on this side were active in adopting Indian ways and were often battered by Satvahans in Nasik and Ujjain, just as they were softened by Buddhism in Mathura. The sojourn in the Persian Sistan had trained the Shakas to a cultured living, and they could contribute in the Western India in many ways. The political dominance over Western India was supplemented by many constructive acts by the Shaka rulers, and the interaction was thus mutually beneficial. And the contribution to cultural life, particularly development of Sanskrit, is indicated earlier. And thirdly, the Kushans. The Kushans, who were from the Yuchi stocks and having found a leader of worth under Kujul Kathvises, created a house. Earlier displacing the Greeks and Indo-Scyths in the Hindu Kush and copying their ways and lifestyles, the material possessions obsessed the Kushans, and the way to material prosperity seemed to be the only by taxing the trade, and yet let the commerce flourish. So this became the policy, and the Indian interaction with Kushans dwelled upon the Uttarapad. When the northernmost cities were conquered by the Kushans, the connecting highway to Pataliputra was safeguarded for the sake of commercial gains. Partaking of the Sino-Roman silk trade, the Kushans' concentration was focused on commercial management rather than administrative control, and the state did not plan elaborate administrative systems to hold the lands. Non-interfering Kushan rule provided growth to settlements to grow into urban centers. They gave chance to crafts to develop and the opportunity for folk elements to surface in art and religion and project in culture. The Kushan Empire faded away along with the decline of the intercontinental commerce. So, as discussed briefly above, as the three different categories of interactions
the seekers of asylum, the invited settlers, and the controllers of commerce all held the power of governance, the apex of the political structure. They were rulers and kings, no doubt, in their status, but what extent or quantum were their conquests? It shall be useful to be reminded that Indian concepts of boundaries and sovereignty and the powers and duties of kings were not matching with those of the outside world. Self-governing local bodies, organizations, institutions, assemblies, if were left free and undisturbed, looked no further to the bigger changes of power holding in the realm of governance. Political changes looked merely as political substitution. Assimilative tendencies allowed Kushans the status of not only Kushans, the rulers, the status of Kshatriya to legitimize the ruler, and the issue ended there. Another issue is how ancient Indian viewed the foreigners. It was unlike the Greek concept of abhorring the barbarians. Instead, the Yavans were praised in Indian texts and foreigners were not hated. The dislike for militia was a later development. Friendship with foreigners was always welcome. Diversity was accepted as basic unity was seen permeating all. The geographical worldview was vast and territorial dimensions were not restrictive. Like several petals make a flower, one Bharatvarsh with different geographical regions together was the concept. The settlement of Janpads and the creations of Mahajanpad filled up the locational parts of the ancient geography, particularly the vacant spaces. Over years, peace and wars between neighbors and limited extensions occurred till the invasion by Alexander in the northwest shook and caused a reaction on the eastern end of the Uttarapet at Bhagat, and the country was united or by Chandragupta for the first time. Despite creating several architectural wonders, India refrained from building a great wall on its borderlands, lest the country be secluded from the world around. Building great walls did not conform to the outlook of the ancient Indians who saw the world as one family, Vasudhaiva Kutumbakam. It was not just an ideal but also a policy and practice. This is not a conjectural claim. Mighty kings like Chandragupta Maurya and Ashoka extended their empires to the farthest northwest regions of Indian subcontinent but did not construct a wall. They did not obstruct their outwardly contacts. Rather, the overland highway of Uttarapat with all facilities for travelers was maintained by the state. It was till the time of Harshvardhan that foreign travelers were safely moving into India. Political scholars may reflect upon this as a strategic mistake to overlook the security of the country, but quite likely the Indian sovereigns did not block towards the outside world because of their faith in the intrinsic goodness of the other people. And this is one great characteristic of a civilized nation. They also had great faith in the strength of their own nation, and which is the power of Indian culture. And so the interactions with the outer world never ceased in India, and India never built a great wall. Thank you very much. I hope that my submission would evoke some response. Thank you. I thank and congratulate Professor Singh for this very scholarly and thought-provoking lecture. And now it's my pleasant duty to invite Professor Thapliyal for his presidential address. सर आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए.
मेरा कंप्यूटर और इन चीज़ों से जो कुछ प्रशांत ने सिखाया वो मुझे मालूम है, और इसने अनम्यूट करना नहीं सिखाया, इसलिए मैं दोस्त का भागी नहीं हूँ, वो ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये बहुत नए नए चेंजेस आ रहे हैं, ये हम लोगों को मुश्किल से हमारे पल्ले पड़ता है, इसलिए इसके लिए क्षमा। लेकिन इतना मेरे में कुछ था, इतना ज्ञान कि किसको तुरंत मैंने बेटे से बोला कि यहीं पर बैठे रहना, पता नहीं क्या समस्या है, और मैं उसका ध्यान रखूं। ये बात अब हम इस सारे गर्वित भाषण के पश्चात बहुत कुछ बोलने को नहीं। प्रोफेसर अमरीश सिंह ने एक दिशा दी हमको। पहली बार उन्होंने अपने तर्कों से ये दिखाने की चेष्टा की है कि भारत में जो लोग आए सबको आक्रमणकारी घोषित करना उचित नहीं है। ये तो बात बहुत कुछ सही है। आक्रमणकारी तो रहे ही, कुछ आक्रमणकारी अच्छे रहे, कुछ उतने बुरे नहीं थे, ये बात सही है। लेकिन हमने देखा इंटरेक्शंस बहुत हुए, इंटरेक्शंस होने के बाद में भी वो जब यवनों की प्रशंसा भी करते हैं भारतीय, तो बोलते हैं हाँ एस्ट्रोनॉमी में वो इतने अच्छे थे कि ऋषि तुल्य हैं। लेकिन जब ये आपने जो मध्यम की बात की तो कहते यमुना दुष्ट विक्रांता, कुछ मत जब दुष्ट कह दिया उन्होंने, तो दोनों पक्ष साथ साथ चल रहे थे। एक वो था जो कि तबका था, जो कि पढ़ा लिखा था, जो भारतीयता के इतना उस जमाने में जो भी बात रही होगी वो थोड़ा सा कट्टरता बोलिए कुछ कहिए, अपनी कल्चर के महानता के बारे में लगातार रहा अभी तक, अंग्रेजों के जमाने तक भी। हम लोगों ने कहा आप ठीक है आप शासन जरूर करते हैं, लेकिन बहुत से लोग बोलते थे इनका पानी नहीं पिएंगे हम। तो वो दोनों बातें साथ साथ चलती रही, मेरा अपना ख्याल है। अभय जी का इतना ज्ञान है कि वो जहाँ तक ग्रीक का सवाल है तो वो तो उन्होंने यवनिका नाम की पत्रिका निकाली थी, जो जब तक वो रहे तब तक चली, उसके बाद नहीं चली। तो उनका उसके बारे में जितना उन्होंने बोला है बिल्कुल नया दृष्टिकोण दिया है, नए साक्ष्य दिए हैं जो कि हमको बहुत मालूम नहीं थे। लेकिन एक बात जरूर हमको लगती है कि 200 साल के करीब, अगर मैं सही नहीं हूं तो इंडो ग्रीक्स ने 200 साल तक किए और लगभग 40 राजा हुए। 3 का नाम हमको मालूम है, एक मिनेंडर, एक डिमिट्रियस, अगर हम बोले यवनराज दिमित, अगर खारवेल का हम माने कि डिमिट्रियस है तो, और एक अंटियालकडस जिसका कि आपने उल्लेख किया, जिसका उल्लेख की बेसनगर अभिलेख में मिलता है। 3 के अलावा हम लोग कुछ नहीं है। यहाँ तक कि जैसे आप ही ने खुद जिक्र किया कि सिकंदर के बारे में भारत के किसी भी ग्रंथ में हमको कोई उल्लेख नहीं मिलता। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। कभी कभी तो कुछ लोग ऐसे भी थे, वो आती वाली बात है, ग्रीक लोगों ने हमारे तमाम यहाँ पर जो राजतंत्र थे, प्रजातंत्र थे, लोग थे, सिटीज थे, जो जोग्राफिकल फीचर्स थे, नदी थी, सबका इतना वर्णन किया है कि उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था, इसमें कोई संदेह नहीं है। तथापि भारतीयों को एक तो वो बहुत जल्दी लौट गए, एक तो बात ये थी, और दूसरी ये बात है भारतीयों को ऐसा लगा कि तो कुछ भी नहीं है, तो वो कहते ना कि लेट द लीजेंस थंडर पास एंड प्लंज इन थॉट अगेन, वो बिल्कुल फिर अपने पुराने ढंग पे आ गया। ये जो आपका, अगर खारवेल के लेख को बहुत लोगों ने पढ़ा है, और वो कहते हैं कि डिमिट्रियस के बारे में वो कहते हैं अपियातो यवन राज दिमित, कहता है वो यहाँ तक आया था, राजगृह तक आया था और फिर भाग गया। अब या तो लौट गया कहिए ना, मतलब क्यों लौटा, वो क्या परिस्थितियां कुछ नहीं हो। लेकिन एक बात जरूर है, हम लोगों ने उनको जो भी हो राजा तो माना ही। और जब नासिक अभिलेख में हम लोगों को मालूम होता है कि वासुकी पुत्र जो पुलमावी है, जब वो गौतम पुत्र के पराक्रम का बखान करता है तो बहुत गौरव से कहता है खखरात वस निरवशेष करस, जो सारा जो शक थे उनको उसने समूल वो चेतन कर दिया। और फिर क्या, यवन है ना, पल्लव निशूदनस, यवनों और पल्लवों को उसने निशूदन कर दिया। तो लगता ये है कि 2 तरह के
ट्रेंड्स चल रहे थे। एक जो कि प्रोफेसर सिंह ने बताया, लेकिन दूसरी तरफ विदेशी और स्वदेशी का भाव नित्य विद्यमान रहा, और वो इसमें बहुत गौरव, और की बात नहीं कर रहा है, और कितना 80 मुल्क सब गिनाया उसने, लेकिन उनको उस तरह से बात नहीं किया। लेकिन जहां बात आई फॉरेनर्स की, तो पता यवन पल्लव निसूदन, यवन और पल्लवों को मारने वाला और खकरात बस निराशेष करत। तो ये बात लगातार हम लोगों को ये बात सही है। कभी कभी हमको लगता है कि यवनों के आने से हम लोगों को लाभ हुए हैं, कई लाभ हुए हैं, जैसे हम लोगों से भी उनको लाभ हुए, उनसे हमने सीखा। कभी भी जो दो संस्कृतियां मिलती हैं तो वो एक दूसरे के को प्रभावित करती हैं, कभी अच्छी काम के लिए, कभी खराब काम के लिए। तो हम लोग एक तो हम उनके उत्तरदायी है कि उन्होंने इतने सुंदर सिक्के हम लोगों के सामने प्रस्तुत किए। उनके जो पोर्ट्रेट्स हैं वो कोई मुकाबला नहीं है उनका भारतीय, जहां तक हमारे, लेकिन कुछ लोगों ने फिर गुप्त काल में ट्राई किया, कुछ किया। एक तो वो बात, दूसरे उन्होंने सिक्कों पर लेख लिखाने की पद्धति, जहां तक मेरा कहना है, मैं ये सोचता हूँ कि वो इंडो ग्रीक्स के ही, क्योंकि अलेक्जेंडर का तो एक सिक्का है, उसके बाद में क्रम टूट गया, हम लोगों ने उनसे सीखा। और जो वेट स्टैंडर्ड है जो इंडो ग्रीक का था, उसी को कुषाणों ने लिया और उसी को फिर गुप्तों ने लिया। तो ऐसा हमको लगता है कि इसने जितने भी ये विदेशी कनिष्क है, कनिष्क देखिए सेंट्रल एशिया के ट्राइब वो उस तरह के, उनकी संस्कृति उतनी विकसित नहीं थी जितने की इंडो ग्रीक्स की थी या ग्रीक्स की कही है। लेकिन वो जब आए भारतवर्ष में, उन्होंने फिर क्या किया, एक कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक देखिए, उनके सिक्कों पर देखिए, सेंट्रल एशिया की डिटीज, आपके ईरानियन डिटीज, ग्रीक डिटीज और इंडियन डिटीज। और इंडियन में आपका शिव है, उमा है, गणेश है, विष्णु है, और स्कंद कुमार है, महासीन है, विशाख है, और रब्जक इंस्क्रिप्शन में भी उन्होंने भारतीय इन देवताओं के नाम उन्होंने लिखा, और मंदिरों का, विभिन्न देवताओं के लिए उन्होंने मंदिरों की बात की। एक बड़ी भारी बात है, चाहे आप इसके लिए भारत के लिए कहिए कि भारत की ये गौरव की बात है कि उन्होंने विदेशियों को इतना अपने उसमें काफी कुछ आत्मसात कर दिया, ये बात हो सकती है। लेकिन ये भी बात है कि उनका भी एक आर्ट था, और उन्होंने पैट्रोनाइज, जैसे हम कहते हैं एक बड़ी भारी चीज जो ग्रीकी है वो गंधार आर्ट है। गंधार आर्ट जिसके की आइकोनोग्राफी, जो कि मूर्ति विद्या संबंधी लक्षण तो भारतीय हैं, तथापि उनके जो आकृतियां बनी है वो अपोलो की तरह है, कभी और देवता की तरह है। तो इस तरह का एक आर्ट का जो एक नया ट्रेंड आया, वो इंडो ग्रीकी हमको एक बड़ी भारी देन है, जो कि मथुरा कला के एक तरह से टक्कर लेता है पहले अर्ली सेंचुरीज में। ये दीवाल की बात सिंह साहब ने की, हमको लगता यह है कि भारतीयों को इस तरह का, चाहे आप उसकी भी आलोचना नहीं कर सकते, बाद में मुगल काल में आप गुलाम वंश के बलबन ने पहली बार यहाँ पर दुर्ग बनाए थे बलबन के जमाने में। उससे पहले हम देखते हैं कि ये जैसा भी हो, मैं ये सोचता हूँ कि वो वेलकम करते थे या नहीं करते थे, आने के बाद तो वेलकम किया, पर वो चाहते थे कि वो आए, इस पर मुझे संदेह है। जब आ गए तो तब उन्होंने उनकी तरफ से भी देखिए जो शक है, जो क्षहरात वंशीय शक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो एक तरफ के ब्राह्मणों को दान कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, बौद्धों को दान कर रहे हैं। एक ही लेख में उनका, अब देखिए उन्होंने दोनों को पैट्रोनाइज किया। और कनिष्क ने तो बौद्ध धर्म के इतना बड़ा उपकार किया, हम लोग को जानते हैं कि जो बुद्धिस्ट काउंसिल उनके जमाने में हुई और कैसे उन्होंने संग्रह किया बौद्ध के धर्म के बारे में, ये उनकी महान देन है और हम लोग उनके आभारी। तथापि हम ये फिर भी सोचते हैं कि भारतीयों ने उनको एकदम से दिल से स्वीकारा हो, ऐसा मुझे इस पर मुझे संदेह है। अब वो आगे हैं तो स्वीकार की अलग बात है, मैं जानता, लेकिन फिर ये एक बात जरूर है कि प्रोफेसर सिंह ने एक बहुत अच्छी बात की है, और वो ये बात की है कि हम लोग जो इतिहास लिखते हैं और लिखते आए, हमारे जमाने तक तो सवाल ही आते थे,
अगर आप मिडिवल हिस्ट्री में है तो प्लासी का युद्ध पर आएगा, एक सवाल इस पर आएगा, युद्ध युद्ध युद्ध, बस और कुछ नहीं। आप जानते हैं कि डेरियस ने अपने जो बहिस्तम या नक्सरस्तम लेखों में लिखा है, तो उसमें क्या लिखा है, हमने इतने आदमियों को मारा, उनके सबों को ढेर लगा दिया, ये सब उन्होंने बहुत विस्तार से बात की है। दूसरी तरफ अशोक है, वो एक लड़ाई लड़े और उसके बाद बोले नहीं बस दस फार एंड नो फर्दर। तो हम लोगों का उनका दृष्टिकोण और हमारे दृष्टिकोण में अंतर था। डेरियस को कोई नहीं जानता, उसका नाम भी हमारे यहाँ कहीं नहीं है। यहाँ तक कि अलेक्जेंडर के बाद जो सिल्यूकस है उसका भी हमारे यहाँ कोई, हमारे भारतीय साहित्य में कोई नाम नहीं है। तो इनको हमने कोई अगर महत्व दिया होता तो जरूर उनके बारे में लिखते हम। तो महत्व तो उन्होंने नहीं दिया, लेकिन ये बात थी कि कुछ उनमें से आतताई थे, कुछ उनमें से भले लोग थे। अब जब उन्होंने बौद्धों को उन्होंने जब दान दिया तो बौद्ध लोग उनके आभारी हुए, ब्राह्मणों को दान दिया ब्राह्मण आभारी हुए, दो मुख्य थे और धर्म का बड़ा भारी प्रभाव था, ये था। लेकिन ये भी बात सही है कि भारतीय लोग बहुत उदार थे, और ये भी बात सही है कि विदेशी लोगों ने भी भारत में आकर के अधिकांशता उस तरह की क्रूरता नहीं दिखाई जो कि कई और लोगों ने की, जो बाद में हुणों ने की, खास तौर से आके भारत में ही या और कुछ संसार में कई इस तरह के हुए हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि इंडो ग्रीक्स और इंडो ग्रीक्स के बारे में जो हमको सूचनाएं, जो हमको जानकारी प्रोफेसर अभय सिंह ने दी, मुझे तो बहुत सी उनमें से नहीं मालूम थी। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि ये प्रथम इस व्याख्यान में हमको एक बहुत ही विद्वान वक्ता जो कि विषय का बहुत अच्छा ज्ञाता है, उनसे हमको ये सुनने के लिए। इसमें मतभेद हो सकते हैं, तथापि उनकी जो स्थापना है वो अपनी जगह है और उसको हम और तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन उनकी स्थापना को भी हम नकार नहीं कर सकते। एक कुशल कहते हैं कि वकील की तरह से कुछ हद तक हम कह सकते हैं, उन्होंने अपने पक्ष का इतनी अच्छी तरह से उनको रखा है कि कोई भी जज होगा वो उनके खिलाफ जजमेंट देने का साहस नहीं करेगा। ये बात हम लोग बताते हैं। और वो लगातार उन्होंने एक एंगल पकड़ा, एक उन्होंने दिशा नहीं बदली, लगातार उनके इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है। और वही सही क्या है हम नहीं जानते, जो मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में कोई गारंटी नहीं सही है, जो कुछ भी नहीं है। तथापि उन्होंने जिस तरह से अपने मत की स्थापना की है वो बहुत प्रशंसनीय है। और हम लोग आगे भी प्रोफेसर अभय कुमार सिंह जी से, हम तो उनको और भी पहले सुन चुके हैं, वो इस विषय में हम क्या समझते हैं कि भारत में बहुत इन्हीं गिने ही लोग होंगे जो कि इस विषय पर इतने अधिकार पूर्वक अपना भाषण कर सकते हैं। और वो निरंतर, आप तो जानते हैं, ईरान में तो रहे हैं और ईरान के, तभी तो उन लोगों ने उनको इतना महत्वपूर्ण समझा, जबकि उनकी ईरान की स्टडीज के बारे में उनको इतना ज्ञान था। और ग्रीक के बारे में तो प्रोफेसर प्रशांत ने बता ही दिया आपको कि कैसे उनको ग्रीक के भाषा पर कितना बड़ा ज्ञान है, और जो एक संपादन किया भी उन्होंने उसको एवोनिका का। और उनको एक विषय के बारे में सबसे बड़ी बात है कि वो मूल जो साक्ष्य है वो उनके आधार पर वो कोई बात करते हैं, जो कि हम लोग खैर उस विषय पर उतना नहीं भूल पाएंगे। और हम एक बार फिर उनके आभारी हैं, हम प्रोफेसर प्रशांत के आभारी हैं, उन्होंने इतना अच्छा वो कार्यक्रम कर रहे हैं। और आप सब के आभारी हैं, कम से कम बहुत से लोग जिनसे मैं परिचित था, कम से कम उनका फेस देखने को आज अवसर मिला और ये बहुत ही अच्छा हमको लगा। हम अभी जानते हैं ये प्रशांत वगैरह से हम एक और सीक्रेट बता रहे हैं, अब हम लोग ज्यादा काम तो कुछ कर नहीं पाते हैं, तो जब ये हमारे छात्र लोग अच्छा काम करते हैं तो हम बार बार ये बोलते रहते हैं, वो ना जिसने ये किताब लिखी है वो मेरा छात्र था, वो मेरा छात्र था। तो इसी तरह से हम अपनी बनाए रहते हैं कुछ ना कुछ साख। तो हम लोग को ये बहुत ही अच्छा लगा कि नए नए युग में नए नए तकनीक से आप नए नए कार्य कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। पुनः आभार प्रकट करते हैं प्रोफेसर अभय कुमार सिंह जी का उनके विद्वतापूर्ण भाषण के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अभी कुछ समय पहले जब हमने
प्रोफेसर अभय सिंह को लेक्चर के लिए आमंत्रित किया, लेक्चर आरंभ करने के लिए आमंत्रित किया, तो एक शिकायत हमारे बगल से हमारी पत्नी की आई कि लोग लेक्चर सुनने के लिए आए हैं, अभय जी को सुनने के लिए आए हैं, या तुम इतने समय से बोले जा रहे हो, तुमको सुनने के लिए आए थे। तो अब उसका कारण, जैसे अशोक अपने अभिलेखों में कहता है ना कि कुछ बातें मैं संक्षेप में कह रहा हूँ, कुछ मिडिल लेंथ में कह रहा हूँ, कुछ विस्तार से कह रहा हूँ, तो हम भी बताएं कि हम इतना ज्यादा क्यों बोले। 2-3 बातें आपको बताएं इसकी ज्यादा बोलने का कारण क्या था। एक तो वेब गुरुकुल का की पृष्ठभूमि, प्रोफेसर भंडारकर मेमोरियल लेक्चर का आरंभ कैसे हुआ, उसकी पृष्ठभूमि बताना आवश्यक था। दूसरा, विद्वान वक्ता का और अध्यक्ष का परिचय देना आवश्यक था। ये केवल औपचारिकता की मांग ही नहीं थी, हमने इसलिए भी थोड़ा विस्तार से इन दोनों का परिचय दिया क्योंकि अशोक की तरह वो प्रशंसा करना अच्छा लग रहा था। और तीसरा, एक अभी सर ने एक राज खोला, तो एक राज हम भी खोले कि हमारे पास कोई और माध्यम नहीं है जिससे हम एक संदेश कन्वे कर सके। एक माध्यम आज हमारे सामने ये आया कि हम आपको एक संदेश दे सके, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उनको संदेश दे सके। जब हमारे गुरु और हमारे मित्र विद्वान वक्ता, जो हमारे आग्रह पर हमारे मित्र वरिष्ठ विद्वान इससे जुड़े हैं, जब ये लोग इतने उत्कृष्ट कोटि के विद्वान हैं, तो अब कहीं तो आई एम ऑल्सो बास्किंग इन रिफ्लेक्टेड ग्लोरी, कहीं तो ये एक मैसेज जाएगा कि ही इज नॉट एनीबॉडी, ही इज समबॉडी। तो इसलिए थोड़ा विस्तार से हमने बातचीत कर ली। अगर आप लोगों को भी लगा हो कि हमने आपका समय बर्बाद किया तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। एंड नाउ आई इनवाइट डॉक्टर उमेश सिंह टू प्रपोज अ वोट ऑफ थैंक्स। डॉक्टर उमेश सिंह। Thank you so much. I personally feel honored and privileged to express my gratitude and extend the vote of thanks for this event today. And I will start by saying, Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah. All are my teachers. But first and foremost, I would like to thank Tapriyal sir, Professor K.K. Tapriyal sir, for his very kind presence and blessings. So we are really blessed to have you as a father, as a grandfather, and also as a great grandfather, because generation 3 is also a part of this web Cool Guru family. So we are thankful to you, sir. Sir has professor and head of the Department of Ancient Indian History, Archaeology Department, Lucknow University, and also as Dean Faculty of many years. His academic achievements and his passion for research is commendable and astonishing too. Sir has written at least 12 books, which are all popular books, and one of his books, Sindhu Sabhyata, has 7 editions till date, and we wish and we pray for many more to come. With Sindhu Sabhyata, there is Puratatva ke Rochak Prasang, Puratatva Praveshika, all 3 with S.P. Shukla sir, and Sanskriti and Coins of Ancient India, jointly with Prashant sir. Sir has done so many research papers, over 100 research papers of international fame and valuable for all of us. Sir has done many major research projects, including one from ICHR, which has come out as a book in inscriptions of later Guptas, Pushyabhutis, Mokris and Yashovarman of Kannauj. One UGC research project, Village and Village Life in Ancient India. Another project of UGC, the Imperial Guptas, a political history. One major project from Gyan Pravah, that is Ashoka, the king and the man. And from Shimla, he has done major project Guilds in Ancient India. The work speaks volumes in itself,
But the best part about sir is that when sir is more interesting than this academic part. When you hear him speaking about anything and everything, academic or non-academic, you just hear him, get mesmerized, and feel the calmness, the humility, the politeness, and the thought process, and just feel the simplicity at its best. Sir, we are very, very, very blessed to have you as our teacher. Though not directly, I am your student, but through Prashant sir, I am your student. We all pray for your good health, and we thank you so much for giving time to this event. And Webcool Guru family means a lot for us, sir. Thank you so much. Sadar Chandrasekhar. Now, I'd like to say a few words about Abhay Kumar Singh, sir, who is the speaker today, Professor Kumar Singh, sir, who has kindly agreed to give his valuable time out of a very busy schedule. And he has delivered a marvelous lecture for this small group and make this platform a big one. It was the first lecture of this series and was very informative and definitely brought new insights for all of us on this subject, sir. Professor Abhay Kumar Singh, sir, working as a professor in Dean School of Historical Studies, Nalanda University, Nalanda International University. He has also served as Professor, Head of Department and Dean in MJP Rohit University. Sir has also served as Professor Ancient History, Northern Eastern Hill University, Shillong for a few years. Sir has also served on the editorial boards of many journals like Journal of Indo-Iranian Studies, Yavanika, Journal of Indo-Iran Society. He has also served as Secretary Forum of Indo-Iranian Studies, and he is life member of Society for Greek and Roman Studies, UP History Congress, Indian Archaeological Society, and Numismatic Society of India, Northeastern India Historical Association. Sir, your words have triggered new ideas for this subject and definitely kindled an enthusiasm for all of us to revisit this subject with larger canvas to explore. For many of us who don't, I would like to tell one more thing about sir. He was my PhD thesis examiner, and I'm very lucky that I know him since, I suppose, 2003 or 2004, when Abhay Kumar Singh has visited Lucknow with an Iranian delegate. And I was a student at that time. I was studying my PhD, and Chand sir has given me this chance to be a part of that group. It was a marvelous day spent on that day, sir. I am fond of you from that day, and I am your friend, sir. Student always and fan always. Thank you so much, sir. Sir, with your kind permission, I would like to thank Professor S.P. Shukla, sir, also from Kurukshetra University. And it is a privilege that I have Professor Sitaram Dubey, sir, from Banaras Hindu University with us today. Professor Rajwant Rao, sir, from Deen Dayal Upadhyaya University. Sir has also served as former member of Uttar Pradesh Public Service Commission. One more thing about Rajwant, sir, I would like to say, two of my research students, sir, was the examiner, and he has examined the research thesis of my students, and was kind enough to come to take the viva voce for both the students. And now, thank you so much, sir, for your kindness, your kind support. Professor Pallavi Bhatnagar, ma'am, from Psychology Department, Lucknow University. Professor Zaid, sir, who is the director at IBAS, Amity University, and head clinical psychology in Amity University. I would also like Professor Anand, we call him, and he is currently working in the School of Buddhist Studies, Philosophy and Religion, Nalanda University. Anand Bhaiya has been an elder brother, and he is always an elder brother. He is very kind, very supportive, and he loves us so much. Thank you, Anand Bhaiya. Thank you so much.
Also in this series, I would like to thank Professor Shama Mahmood, Medieval and Modern History from Lucknow University, Dr. Satya Ketu from Sanskrit Department, Lucknow University, Shri Gyandev Bhai, Deputy Commissioner Income Tax, Lucknow. I met him a few years back with Sir only. And thank you, Bhaiya. Thank you for joining. And now this is the time to say thank you so much to Professor Piyush Bhargav, sir. We are your students since 1996, sir. Once I joined the university, you were among the first ones who have taught us. Thank you so much, sir. Professor Anil Kumar, sir, from Lucknow University. And thank you all of my friends from this WebCool family who have really made this day a great one. We just started this and now we are feeling that we come across a long way. सर, अगर आपकी कुछ और एक दो बात कहना चाहता हूँ. बोलिए बोलिए, आपको कौन रोक सकता है, इस समय फ्लोर आपके पास है. नहीं सर, ऐसा आपने बताया वेब गुरुकुल खुला और वेब गुरुकुल शुरू किया और आपके आशीर्वाद से हम भी उसके प्राथमिक सदस्य हैं, हम पहले वाले. तो वेब गुरुकुल के पीछे जो फीलिंग थी वो सर ने अंग्रेजी में बताई थी, मैं आपको पोएट्री में बताऊंगा. वेब गुरुकुल कोविड के समय में जब आया तो वेब गुरुकुल खुला. सर 2 मिनट दीजिएगा. फिर से चलो कि चलना जरूरी हो. फिर से चलो कि अब चलना जरूरी हो गया है. दुनिया से मिलो कि अब मिलना जरूरी हो गया है. कब तक ऐसे अपने जहन में समेटे रहोगे तुम, फूल से खिलो कि अब खिलना जरूरी हो गया है. न जाने कितने ही ख्वाब पेशे नजर हैं तुम्हारे, नींद से जागो कि अब जागना जरूरी हो गया है. गहरे समुद्र तुरबा नहीं है किनारों का इतना, दरिया कहो कि अब बहना. थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस. यू आर माय मेंटर, यू आर एवरीथिंग. एंड तो पटियाल सर से तो बहुत डर लगता है मेरे को, तो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है सर. So I'm very happy whenever I meet him, but I feel like I'm in front of him. Love you so much, sir. बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आपको पहचान रहे हैं हम. So now over to you, sir. Thank you so much, Dr. Umesh Singh, for और आज जब राज खुली रहे हैं तो एक राज और बता दे कि जब हमने कल उमेश जी से कहा कि वोट ऑफ थैंक्स करें, तो उनको पहले से पता था कि सर प्रिसाइड करेंगे. तो आज सुबह 4 बजे से वोट ऑफ थैंक्स तैयार करने में जुटे हुए हैं. सर भूल गया, मुझको सपने में आया कि कुछ मिस हो रहा है तो मैं लिखने लगा सर. नहीं, ये प्रशांत जी सचमुच बधाई हो सबको, और बहुत ही अच्छा आपने शुरुआत की. और सबसे बड़ी बात है कि भंडारकर साहब जो नेशनलिस्ट स्कूल के पहले श्रृंखला के पहली पंक्ति के हैं, और 1924-25 में जो उनकी जो एंशिएंट इंडियन पॉलिटी प्रकाशित हुई, मैं समझता हूं कि उसी के आसपास या 1924 में हिंदू पॉलिटी केपी जायसवाल की भी प्रकाशित हुई, और वो भी नेशनलिस्ट स्कूल के पहले हैं, पहले पंक्ति के हैं. तो ये एक तरह का ट्रिब्यूट भी है. ये दूसरी बात है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री डिपार्टमेंट से उनकी कनेक्टिविटी अधिक है, लेकिन ये खास बात है कि वो नेशनलिस्ट स्कूल के पहले पंक्ति ये दोनों लोग हैं. तो ये खास तरह का एक ट्रिब्यूट भी एक तरह से
भंडारकर महोदय जी को है, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दो बात अभय जी के लेक्चर के संबंध में कहना था, लेकिन ठीक है फिर करें। लेकिन बहुत बधाई हो और सब बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और एक हमारे वाक्य पर आपने ध्यान दिया होगा कि मित्रों के ऊपर अधिकार समझा उनको आमंत्रित करने के लिए प्रोफेसर डी.आर. भंडारकर मेमोरियल लेक्चर के लिए। तो डॉक्टर साहब आप इशारा समझ रहे होंगे। हाँ जी 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 सही। तो उमेश जी ने इतना अच्छा वोट ऑफ थैंक्स किया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर हम गुरुकुल की तरफ से, अपनी तरफ से, प्रोफेसर थपलियाल का, प्रोफेसर अभय सिंह का, जो विद्वान आज हम लोगों के साथ जुड़े हैं उनका, हमारे जो विद्यार्थी हम लोगों के साथ जुड़े हैं, हमारे जो मित्र हम लोगों के साथ जुड़े हैं, हम उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। काफी समय आप लोगों ने हम लोगों को दिया, इसके लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद। एक बात हो, ईश्वर करें कि ये वेब गुरु उम्र दराज हो। वाह वाह, अब इस पर तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इस पर तो आमीन आना चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू।